हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए इकोनॉमिक्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने इकोनॉमिक्स के ही पार्ट 1 में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। उसी कड़ी में आज हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी कड़ी में पार्ट 2 शुरू करते हैं। Question number 1. Which was given the priority in the second 5-year plan? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? देखिए दोस्तों, सेकंड 5-year प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। हमारी जो एक प्लानिंग कमीशन था हमारे देश में, प्लानिंग कमीशन, जिसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो नीति आयोग है, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन हमारा बना था 1950 में, ठीक है जी। तो जो प्लानिंग कमीशन था यानी कि योजना आयोग, यही योजना आयोग जो है इस 5 सालों के लिए ये प्लान लाता था, 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो ये पूछ रहा है कि जो सेकंड 5-year प्लान थी उसमें किसको प्रायोरिटी दी गई। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पहली थी 1951 से 1956 तक, और सेकंड 5-year प्लान हमारी शुरू हुई 1956 से 1961 तक, 5 सालों के लिए। आज भी बेशक प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, पर प्लानिंग कमीशन इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी थी कि आज भी इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि विच वॉज गिवन द प्रायोरिटी इन द सेकंड 5-year प्लान। तो हमारी जो सेकंड 5-year प्लान थी उसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी हैवी इंडस्ट्रीज को, ठीक है जी। और सेकंड 5-year प्लान हमारी कब से कब थी? 1956 से 1961 तक। पेपर में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेकंड 5-year प्लान थी वो कौन से मॉडल पे डिपेंड थी। तो उस मॉडल का नाम था पीसी मेहलानोबिस मॉडल, ठीक है जी। पीसी मेहलानोबिस मॉडल, ये इस मॉडल पे बेस्ड थी। और हमारी जो फर्स्ट 5-year प्लान थी वो डिपेंड थी, जो उसका मॉडल था वो था हिराल्ड डोमर मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फर्स्ट 5-year प्लान हिराल्ड डोमर मॉडल और दूसरे वाली पीसी मेहलानोबिस। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओ जो हमारी थर्ड 5-year प्लान थी वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है जी। तो ये सेकंड 5-year प्लान का जो प्रायोरिटी थी वो थी हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मॉनिटरी पॉलिसी होती है हमारी देश की। उस मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड्स हैं। उसमें से एक है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी। ये सारे मॉनिटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड्स हैं मॉनिटरी पॉलिसी के। तो इसमें पूछा गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। एक हमारे पास हमारा जो देश का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई जो है, अगर इसने इन्फ्लेशन यानी महंगाई से फाइट करनी है, देश में महंगाई ज्यादा हो गई है और आरबीआई जो है वो महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो एक जो मेथड है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो हमारा आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं उसको या तो सेल करता है
या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको बाय करता है। ध्यान से सुनना, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जैसे आपके ट्रेजरी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल, या फिर आपके बॉन्ड होते हैं। ठीक जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बहुत सेफ मानी जाती है। इसमें यह होता है कि गवर्नमेंट आपको, जैसे आपके मान लो 50,000 रुपए हैं, 1,00,000 रुपए आपने गवर्नमेंट के पास दे दिया और उनसे बॉन्ड ले लिया, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले दी जो एक सेफ है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है दैट इज द सेफ हेवन। तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया अगर, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय किया, डिपेंड करेगा कि आरबीआई जो चाहता क्या। अब जैसे मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई ज्यादा, इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है और आरबीआई को क्या करना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कम करना है। तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको जो है बेच देगा, सेल करेगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो आपके हाथ में क्या आएगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और आरबीआई क्या लेगा आपसे? पैसे। जब आपके हाथ में पैसे नहीं, आपने आरबीआई को दे दिए और आरबीआई से ने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, यानी एक कागज दे दिया कि हाँ जी आपके पास, हमारे पास पूरा जो है लेखा जोखा जो भी इसमें आपने दिया। तो उस केस में जब आपके पास पैसे कम है जेब में, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास जब पैसे कम है तो आपके पास मार्केट में आप जाएंगे तो जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में खरीदोगे क्या? तो उससे जो इन्फ्लेशन में फाइट है आरबीआई की वो बढ़ जाती है। दूसरे केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बेची, सॉरी बाय यानी वापिस ले ली, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने जो सिक्योरिटी थी वो वापिस ले ली। तो अगर सिक्योरिटी वापिस ली तो उन्होंने कागज को ले लिया और आपको क्या दे दिए? पैसे दे दिए। आपकी जेब में पैसा आ गया तो आप बढ़िया से घूमोगे फिरोगे, कहीं पे जो भी आपकी इच्छा आप करोगे। तो उस केस में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है जी बात। तो क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है? तो ये आपके पास ऑप्शंस रही, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी बाय सेंट्रल बैंक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय कमर्शियल बैंक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेंट्रल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। बताया ना मैंने आपको, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर एंड व्हेन वाज द वर्ड बजट फर्स्ट यूज? बजट जो शब्द है उसका पहली बार यूज कब हुआ? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है इंग्लैंड 1733। तो देखिए ये जो बजट है, बजट एक फ्रेंच टर्म है। ठीक है जी बात। बजट एक फ्रेंच टर्म है जो ली गई है इससे BOUGET, बॉगेट से। बॉगेट के एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है बजट, जिसका अर्थ होता है लेदर बैग। आपने देखा होगा जब जब इंडिया का बजट आता है तो लेदर बैग लेके जाते थे। ठीक है, लेदर का बैग, उसमें से कुछ निकालना, हमारे देश का बजट। लेकिन अभी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस ट्रेडिशन को चेंज किया जो ब्रिटिश के टाइम से चलती आ रही थी कि हाँ जी लेदर का बैग है उससे बजट लेंगे। निर्मला सीतारमन ने बोला नहीं, हम अपना बही खाता यूज करेंगे। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े लाले होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो बही खाता यूज करते हैं। उस बही खाते से ही उनका पूरा लेखा जोखा चलता है। तो बजट भी हमारे देश में कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ से पे इनकम आएगी, उस सब का लेखा जोखा है। तो इन्होंने अब बही खाता एक लाल से कपड़े में उसको लेके आए थे, जो ट्रेडिशन थी एक लेदर बैग की, वो चेंज कर दी। तो ध्यान रखना, बजट फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में 1733 में, और बजट इज अ फ्रेंच टर्म जो बोगट से लिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश के कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किया। और दूसरा उसी में कि उन प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए जिनका जो बजट उन्होंने पेश किया तो 2 बार बजट उन्होंने अपने बर्थडे पे पेश किया था। दोनों के आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज
इशूड बाय, देखो एक बात, हमारे देश में 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं उन सारे को करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग और मिंटिंग। प्रिंटिंग होती है नोटों की, मिंटिंग होती है कॉइन्स की। बाकी जितने भी नोट हैं ऑल अदर, ठीक है जी, सारे के सारे जो नोट हैं उनको करता है हमारा आरबीआई, ठीक है जी। 1 रुपये का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी, इसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको प्रिंट करती है और ऑल अदर जितने भी नोट्स हैं उनको हमारा आरबीआई प्रिंट करता है। क्वेश्चन है कि कौन इशू करता है। और एक बात और, ये जो 1 रुपए का नोट है उस पे जो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनके सिग्नेचर होते हैं इस नोट पे। किस पे जी? 1 रुपए के नोट पे। क्वेश्चन, 1 रुपी नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो 1 रुपये का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिग्नेचर किसके होते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके। और एक बात और मैं आपको बताऊं, देखो ये रुपी का सिंबल है इंडिया का, ठीक है जी, इंडिया का रुपी का सिंबल। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कहां से आया? तो देखो देवनागरी का, आपने देवनागरी पढ़ी होगी, वर्णमाला य र ल व श, तो ये वाला र लिया और रोमन का लिया इन्होंने आर, ठीक है, अल्फाबेट है हमारे, उसमें से लिया आर, और हमारा जो देवनागरी है वहां से लिया र, और इसका जो स्टेम है ये वाला स्टेम, ये इन्होंने इसमें से हटा दिया आर वाला स्टेम, हटा के क्या बचा? सिंपल ये, और उसको लगा दिया यहां पे। तो हमारा रुपी का सिंबल 2 का कॉम्बिनेशन है, देवनागरी का र और रोमन का आर। इसको हमने अडॉप्ट किया था 15 जुलाई 2010 में, और इसका डिजाइन किसने प्रिपेयर किया था? बी उदय कुमार, इन्होंने डिजाइन प्रिपेयर किया था। ये स्टूडेंट थे आईआईटी बॉम्बे के, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। रुपी का सिंबल, देवनागरी का र, रोमन का आर, और आर का स्टैम हटा के यहां पे लगा दिया। 15 जुलाई 2010 को इसको हमने अडॉप्ट किया था, और उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था जो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड बजट? ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो एक फ्रेंच टर्म है, और बजट पहली बार इंग्लैंड में आया था 1733 में। क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? देखो बजट होता है 3 तरह का, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, ठीक है जी। जो हमारा बजट होता है उसमें आता है लेखा जोखा, कहां पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, कहां से हमारी इनकम जनरेट होगी। तो बैलेंस्ड बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर और जो इनकम है वो इक्वल होती है, ठीक है जी। बैलेंस्ड बजट जब एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होती है। सरप्लस बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर कम है और इनकम आपकी ज्यादा हो रही है, तो होता है सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा है और इनकम आपकी कम हो रही है, तो उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? गवर्नमेंट इनकम इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम इज इक्वल, नन ऑफ द अबव। तो बैलेंस्ड बजट जब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड। देखो जी पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है CRR। वही मॉनिटरी पॉलिसी के मैंने आपको पहले भी वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें एक्सप्लेन किया था कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स के, फ्री के मार्क्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। अगर एक बार आपको वो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, आपके कॉन्सेप्ट बन गए, तो फ्री के मार्क्स होते हैं इकोनॉमी में, फ्री के मार्क्स। तो उसी में जो मॉनिटरी पॉलिसी का था CRR और SLR।
CRR कैश रिजर्व रेशो, यानी आपने जितना भी बैंकों के पास कैश होता है उसमें से कुछ कैश रिजर्व में रखना है। किसके पास रखना है? RBI के पास, क्योंकि RBI जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। उसके पास जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनको कुछ अमाउंट रखना पड़ता है रिजर्व की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रिजर्व करके, उसका ही नाम है CRR। ये चेंज होती है आज की डेट में। करंटली जो CRR है वो है 4.50%, यानी जितना भी आपके पास पैसा है, NDTL कहते हैं उसको, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जितना भी पैसा है उसमें से 4.50% कैश की फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ेगा, उसका ही नाम है कैश रिजर्व रेशो। एक होती है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व में ओनली एंड ओनली कैश, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में आप गोल्ड या फिर कैश जो भी आपके पास है उसको आपने अपने पास रखना है, बैंक की बात है ये, ठीक है जी। तो RBI जो है, बैंक जो है जो RBI के पास रखते हैं कैश की फॉर्म में, वो है CRR, और आज की डेट में CRR कितनी है? 4.50। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद RBI, आंसर कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that record monetary transaction between, देखो क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सुनना, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है इसमें आपके पास दो तरह के अकाउंट आते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक आपके पास होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? एक कंट्री इंडिया बाकी दूसरी कंट्री के साथ कितना भुगतान कर रहे हैं, कौन वहां पे जा रहा है, कौन आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स का भी सर्विसेज का भी। ध्यान से सुनना, एक करंट अकाउंट है और एक आपके पास कैपिटल अकाउंट है। ये जो आपका करंट अकाउंट है इसमें दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है विजिबल ट्रेड और एक होता है इनविजिबल ट्रेड, ठीक है जी। करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड क्या होता है? जो आपकी गुड्स होती हैं, जो आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्या गुड्स जो आपको दिख रहा है, सामान का आदान प्रदान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, वो विजिबल में आता है। और इनविजिबल में आपकी आती हैं सर्विसेज, ठीक है जी। सर्विसेज, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इनविजिबल में आती हैं। आपकी ट्रांसफर्स हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? इनविजिबल में। तो एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो अकाउंट है उसमें आपका आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, साथ में इसमें आपका आता है, आपने सुना होगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस आती हैं ये वाली, और करंट अकाउंट में आती हैं विजिबल इनविजिबल दोनों वाली। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर ही आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारी कंट्री है इंडिया, उसने बाकी कोई भी एक स्पेसिफिक देश ले लो, उसके साथ कितना आयात निर्यात किया, जो भी उसमें ट्रांजैक्शन, इसमें दोनों आती हैं, ठीक है जी बात। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आती है। क्लियर है जी बात? तो देखिए क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, non-resident and rest of the world, resident and non-resident, none of the above. The correct answer is resident of a nation and the rest of the world. ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नो, मैं देखो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया कि सर्विसेज जो है वो इनविजिबल में आता है,
टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बोला कि विजिबल ट्रेड होता है, और विजिबल ट्रेड कौन सा है, जो आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है गुड्स का। तो करेक्ट आंसर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो गुड्स है ना, गुड्स यानी विजिबल होंगी आपके लिए, ठीक है जी। ऊपर वाला क्यों करेक्ट आंसर नहीं है, ए डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, सर्विसेज हो गई आपकी, ट्रांसफर्स होगी। टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये देखो सर्विसेज की वजह से रॉन्ग आंसर। टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, टोटल नहीं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नोन एज, देखो सर्विसेज को नॉमिनल, इनविजिबल, विजिबल, नन ऑफ द अबव। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज किसमें आती हैं, अभी बताया आपको, इनविजिबल में। तो करेक्ट आंसर इज इनविजिबल ट्रेड। फिर से कह रहा हूं, अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट बन गए और क्लियर हो गए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल कि आप इसको क्रैक कर पाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन, देखो जी व्यापार घाटा, व्यापार में घाटा क्या होता है, सुनना, वही जैसे मैंने आपको बताया ना, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, सेम वही है। व्यापार घाटा क्या होता है, यानी इंडिया जो है वो व्यापार कर रहा है बाहर की किसी कंट्री से, तो अगर एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, और एक है आपका इंपोर्ट यानी हमने जो वहां से आयात किया, तो एक होता है, पूरा बता देता हूं, एक होता है ट्रेड बैलेंस्ड ट्रेड, ठीक है जी। दूसरा है आपका ट्रेड सरप्लस, वही सेम बजट की तरह, और एक होता है आपका ट्रेड डेफिसिट। बैलेंस ट्रेड क्या होता है, जब आपका एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, अगर जितने एक्सपोर्ट किया उतना ही आपने इंपोर्ट किया, तो है बैलेंस। ट्रेड सरप्लस होता है एक्सपोर्ट है आपका ज्यादा, इंपोर्ट है आपका कम, तो सरप्लस हो गया। डेफिसिट क्या होता है कि एक्सपोर्ट किया आपने कम, इंपोर्ट किया आपने ज्यादा, तो हो गया ट्रेड डेफिसिट क्वेश्चन। ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन, देखो एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर, एक्सपोर्ट से देखो सर्विस तो आएंगी नहीं इसमें, सीधी सी बात है ट्रेड डेफिसिट में, तो इसमें आएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है जी बात। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, उसी वजह से हमारे पास जो व्यापार है उसमें घाटा हो गया है हमें। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the life expectancy at birth in India on the eve of independence? बोला कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम कब आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है जी। तो बोला उससे पहले यहाँ पे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कि आदमी कितना साल जिएगा, तो थी, करेक्ट आंसर ऑप्शनों के हिसाब से यहाँ पे 44 करेक्ट आंसर है। आपको किसी बुक में 32 भी मिलेगा, 35 भी मिलेगा, ठीक है। ऑप्शनों के हिसाब से ये 44 इज दी करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो थी 44 जब हम आजाद नहीं हुए थे। आज की डेट में, अभी चला है 2022, आज की डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जब किसी का बर्थ हुआ तो आदमी कितना जिएगा, तो आज की डेट में हो 70.19, ठीक है जी, 70.10, 70 साल 19 के जो आदमी है वो इतना जिएगा 2022 में, आज की डेट में। और यूनाइटेड नेशन कहता है जब 21वीं सदी, 21वां वर्ष आएगा, 21वां, उस टाइम हमारी जो इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हो जाएगी 81.96 ईयर्स। देखो आजादी से पहले 44 साल, आज की डेट में 70.19 साल,
2100 में 81.96। जब किसी का बर्थ होगा तो आदमी इतने साल जिएगा, इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? देखो जी, करेक्ट आंसर है रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 1853 में। 1853 में ट्रेन कहां से चली थी? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे से चली थी थाने तक, कितनी? 34 किलोमीटर। ये अलग से क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। किस किस के बीच में? बॉम्बे और थाने के बीच में। कब? 1853। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ईयर इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? पहली बात, पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है, ठीक है जी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है आपकी डेमोग्राफी, ठीक है जी, क्लियर बात? डेमोग्राफी जो होती है पॉपुलेशन की स्टडी है। अब आपको पता है कि हर 10 साल के बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स क्या होती है? सेंसिस होती है, जनगणना होती है, ठीक है। 2011 में हुई थी, अभी 21 में दोबारा होनी थी सॉरी, लेकिन कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड, ये नहीं हुई। पहली जो हमारी सेंसिस हुई थी, पहली जनगणना ऑफिशियल, वो हुई थी 1881 में, पहली ऑफिशियल सेंसिस। 1872 में भी हुई थी, 1872 में, लेकिन ऑफिशियल नहीं थी। ये उस टाइम पे हमारे जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड मायो, ठीक है, ब्रिटिश थे। जो ब्रिटिश थे हमारे पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, फिर वाइस राय बने। ये ब्रिटिश थे ना, ये अपने नाम का के लॉर्ड लगाते हैं। वैसे लॉर्ड का मतलब तो भगवान है, पर ये कोई लॉर्ड नहीं थे, ठीक है। ये आपकी इच्छा लगाना है कि नहीं लगाना है। लॉर्ड इसलिए लगाते थे, ये कहते थे कि जो हम ब्रिटिश हैं वो इंडियंस के माई बाप। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश आज दी माई बाप ऑफ इंडियंस, अपने मतलब अपना दिखाने के लिए कि हम वर्चस्व हैं, अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। लेकिन लॉर्ड जैसा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो नहीं लगाना है। तो लॉर्ड मायो 1872 में होते थे, उनके टाइम पे सेंसिस हुई थी। लेकिन जो पहली ऑफिशियल सेंसिस हुई थी वो हुई थी 1881 में, और इस टाइम होते थे रिपन, ठीक है जी। रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से 1884, ये इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे पहली ऑफिशियल सेंसिस हुई थी। और क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ईयर इज रिगार्डेड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? तो एक सेंसिस हुई आपकी 1921 में। उसमें क्या हुआ, इससे पहले जितनी भी सेंसिस हुई 1881, 1891, फिर 1901, 1911, तब तक जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, ठीक है जी। 1921 में ये हमारी एक ऐसी सेंसिस थी जिसमें हमारी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में चला गया। कितना? -0.31%, ठीक है जी बात, इतना हो गया। उसके बाद जो और सेंसिस हुई उसमें दोबारा से हमारे देश की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है दोबारा बढ़ने लगा, यानी पॉपुलेशन ग्रो करने लगी। लेकिन 1921 की एक ऐसी सेंसिस थी जिसमें जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में था पॉपुलेशन का, -0.31%। तो बोला इन दी हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ईयर इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? तो इससे जो यहां पे नेगेटिव ग्रोथ रेट था, उससे पहले पॉजिटिव था, आगे भी बढ़ ही रही है पॉपुलेशन। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इज चाइना। तो इसलिए 1921 को कहते हैं ग्रेट डिवाइड। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन विच ईयर इन इंडिया? देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको कि प्लानिंग कमीशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन विच ईयर? ये बात है 15 मार्च 1950 की। इसी वीडियो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन उसमें एक्सप्लेन किया कि इसकी जगह कौन आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग का चेयरमैन ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक होते हैं इसके वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन आजकल है सुमन बेरी। कौन है जी? अभी करंटली बने सुमन बेरी। और एक होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आजकल हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर सीईओ नीति आयोग के, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ईयर ऑफ इंडिया 12th 5-year प्लान? देखो
जो हमारी ये 5 ईयर प्लान है, जिसको आई होप कि अब आपको क्लियर होगा, जिसको लेके आता था प्लानिंग कमीशन, मैंने आपको कमेंट करने को भी कहा है वीडियो में। तो प्लान पहला जो 5 ईयर प्लान थी 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, ठीक है जी, 5 ईयर प्लान। और जो 12th 5 ईयर प्लान थी वो आई थी आपकी 2012 से 2017, लास्ट 5 ईयर प्लान थी, क्योंकि इसी बीच में 2015 में हमारे पास क्या आ गया था, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को आपके पास नीति आयोग आ गया था। तो नीति जो 12th 5 ईयर प्लान थी वो थी 2012 से 17। आज भी पेपर में पूछते हैं, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो 12th 5 ईयर प्लान थी उसकी थीम क्या थी रखी हुई। पेपर में पूछेंगे आपसे 12th 5 ईयर प्लान की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो जी, आपको बताया था मैंने वीडियो पार्ट नंबर 1 में, जो पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं आप हमारी इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 की वीडियो, उसको भी जरूर देखें। क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, मैंने आपको कहा था इन दोनों को कहते हैं ट्विंस सिस्टर, ठीक है जी, ट्विंस सिस्टर। दोनों बने थे ब्रेटन वुड, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स में, उस कॉन्फ्रेंस में ही दोनों निकल के आए थे। कौन कौन, वर्ल्ड बैंक और IMF। कब बने दोनों, 1944 में, ठीक है जी बात। वर्ल्ड बैंक और IMF, ये जो वर्ल्ड बैंक है इट इज अ फैमिली ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली है वर्ल्ड बैंक। एक इसमें आता है IBRD, IFC, IDA, फिर है मीगा MIGA और एक है ICSID। व्हाट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। व्हाट इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। मेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड ICSID इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्वेश्चन है व्हाट इज अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखो यहाँ पे फेडरल बैंक, ICICI, बैंक ऑफ अमेरिका, IBRD आपके सामने लिखा है। एक बात और, ये जो IDA है इसको आपको कहते हैं पुअर विंडो, ठीक है। पुअर विंडो क्यों, क्योंकि पुअर कंट्रीज को ये 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। एक इसका और नाम है सॉफ्ट विंडो। सॉफ्ट विंडो यानी कि इजीली आपको यहां पे लोन मिल जाता है। और जो IFC है, ध्यान से देखना, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको कहते हैं प्राइवेट विंडो। ये जो हमारी प्राइवेट फर्म्स होती हैं उनको ये लोन देता है। तो प्राइवेट विंडो IFC, पुअर विंडो है सॉफ्ट विंडो IDA। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। WTO कब बना। WTO आपको बना है ऑप्शन नंबर A 1995 में। जो WTO है आपका, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिप्लेस किया है GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो बना था 1948 में, GATT की जगह किसने ले ली, 95 में WTO ने। और ये जो GATT है, जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आपका वर्ल्ड बैंक और IMF बना था, वैसे ही मार्केश एग्रीमेंट था। मार्केश एग्रीमेंट में किसकी स्थापना हुई है आपकी, GATT की, ठीक है जी। वर्ल्ड ट्रेड को जो पहले ऑर्गेनाइज करता था GATT, आज की डेट में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में बना था। अगला क्वेश्चन है रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। बोल रहा है कि निजी क्षेत्र के उद्यमी, यानी कि जो निजी क्षेत्र के होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, अंबानी अदानी को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी, यानी जो हमारी पब्लिक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसका जो है नियंत्रण, उसको हस्तांतरण करना है, यानी उसको ट्रांसफर करना है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको सिंपल सी भाषा में क्या, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं।
ठीक है जी। आज की डेट में जो हमारी सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए ज़्यादा लिंक कर रही है कि हमारी जो रेलवे है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, उसमें मतलब ज़्यादा डेवलप प्राइवेट सेक्टर है, इसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज नरेगा इनेक्टेड? सुना होगा आपने, बच्चा बच्चा जानता है नरेगा। नरेगा आपका आया था 2005 में। ठीक है जी। व्हाट इज नरेगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का नाम बाद में कर दिया मनरेगा। ठीक है जी। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है इसका नाम चेंज किया 2009 में, और नरेगा एक्ट कब आ चुका है? 2005 में। नरेगा क्या बोलता है कि 100 डेज की जो है, जो रूरल के हाउस होल्ड हैं उनको रोजगार देना है 100 डेज का। अब इसको चेंज कर दिया है हर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश में जो नरेगा है उसमें कितने दिन जो है रोजगार है वो हमारी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है? आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was the National Bank for Agriculture and Rural Development सेटअप? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म बन गई नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका बना है 12 जुलाई 1982 को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इससे पहले वीडियो देखिए, वीडियो जो हमारा पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन था कि ARDC को किस में मर्ज किया? एग्रीकल्चर रिफाइनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इससे ये थी 1975 में। इससे पहले संस्था थी ARC, एग्रीकल्चर रिफाइनांस कॉरपोरेशन, जो बनी थी 1963 में। 63 वाली का नाम 75 में कर दिया ARDC, और ARDC को 1982 में मिला दिया नाबार्ड में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? लोगों को ऋण देना है। मनी लेंडर, साहूकार। साहूकार क्या करने? साहूकार जो है वो तो आपको और ज्यादा टैक्स लेते हैं, इसलिए तो इनको दूर करने के लिए तो बैंकों की स्थापना की। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। व्यापारी, व्यापारी भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, इनसे भी कौन देगा? जमींदार, ये तो और ज्यादा लूटते हैं लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक हैं वो ग्रामीण जो है उसके लिए ऋण देते हैं। RRB कहते हैं इनको। RRB बने थे, ध्यान से सुनना, RRB बने थे नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट पे। ठीक है जी। पहली बात, RRB किसके कहने पे बने? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट। कब बने? 1975 में। और ये जो RRB होता है उसमें शेयर होता है। क्वेश्चन बड़े जोरों शोरों से पूछा जाता है पेपर में। तो इसका जो सोर्स है RRB का, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है स्पॉन्सर बैंक। ठीक है जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%। अगर RRB है कहीं पे और वो 100 रुपए है तो उसमें से 50% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 15% और स्पॉन्सर बैंक का शेयर 35%। 35, 15, 50, 50, 50, 100, 100%। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन है रूरल क्रेडिट का? RRB, जो नरसिम्हन कमेटी के कहने पे बना 1975 में, और ये इसमें शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हिमाचल में RRB का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव statesman to attempt planning as a means for economic development? पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे जो स्टेट्समैन रह चुके हैं जिन्होंने प्लानिंग के अटेम्प्ट के बारे में कहा था। ठीक है जी। इसका आंसर है M विश्वेश्वरैया। ठीक है जी, M विश्वेश्वरैया। ये जो पर्सन थे इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग, जो हमारी योजना है, ठीक है जी,
आर्थिक विकास साधन के रूप में नियोजन का प्रयास। प्रथम प्रशासक राजनेता कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। इनकी एक बुक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है जी बात। जो बुक है ये किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने। इसी बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है, किसका? प्लानिंग को अटेम्प्ट करने के लिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग। ये जो एम विश्वेश्वरैया है ये बहुत तगड़े इंजीनियर रहे हैं, बहुत। इन्होंने डैम, रिजर्वायर, बहुत ज्यादा इनका योगदान है। इसीलिए इनका जो बर्थडे है 15 सितंबर, उसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंजीनियर डे। ठीक है जी बात। 15 सितंबर इंजीनियर डे किसके नाम से? एम विश्वेश्वरैया। काफी इनका योगदान रहा है इंजीनियरिंग में, और इनको जो है भारत रत्न भी मिला है। ठीक है जी, भारत रत्न मिला इनको 1955 में। भारत रत्न जो है हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। और पहले नंबर पर भारत रत्न और दूसरे तीसरे पे पद्म विभूषण। ठीक है जी, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्म श्री। तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म श्री, फोर्थ पद्म भूषण एंड फोर्थ पद्म श्री। तो भारत रत्न इनको 1955 में मिला। 15 सितंबर उनका बर्थडे एज ए इंजीनियर डे के रूप में हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इनकी एक बुक रही है, एक क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन, और उसी में इन्होंने जिक्र किया है प्लानिंग की अटेम्प्ट के बारे में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian state has the largest number of cotton textile? बोला किस भारतीय राज्य में सूती कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल बथेरा मिलता है, रॉ मटेरियल। ठीक है जी, रॉ मटेरियल यहाँ काफी मात्रा में, और दूसरी बात यहाँ की जो लेबर है वो स्किल्ड है। ठीक है जी, स्किल्ड लेबर है महाराष्ट्र की, रॉ मटेरियल यहाँ काफी मात्रा में मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन, पहली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है फर्स्ट, वो कहां लगी और सेकंड कहां लगी? पहली लगी थी आपकी कोलकाता में, ठीक है जी, और दूसरी लगी बॉम्बे में। कलकत्ता वाली लगी थी 1818 में और बॉम्बे वाली लगी थी 1854 में। तो जो आपकी कलकत्ता वाली टेक्सटाइल की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, ये कमर्शियल रीजन से फेल हो गई थी, चली नहीं थी, अनसक्सेसफुल। तो पहली किसको मानते हैं? 1854 बॉम्बे में फर्स्ट टेक्सटाइल कॉटन मिल। तो ये फर्स्ट थी लेकिन फेल हो गई थी कमर्शियल रीजन, और ये थी सेकंड, पर इसको फिर फर्स्ट मानते हैं बिकॉज फर्स्ट वाली अनसक्सेसफुल थी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेट टू, देखो जी, स्वर्ण क्रांति। गोल्डन रिवॉल्यूशन का आंसर है हॉर्टिकल्चर प्लस हनी, बागवानी और शहद, दोनों से कौन सा रिवॉल्यूशन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन। आपके एग्जाम के लिए देखना ध्यान से, एक वर्ड का सारा डिफरेंस है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। देखो जी, गोल्डन किससे? हॉर्टिकल्चर एंड हनी, और गोल्डन फाइबर किससे? गोल्डन फाइबर है आपका जूट की प्रोडक्शन। ठीक है जी, जो आपकी जूट की प्रोडक्शन होती है उस क्रांति को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। एक होता है आपका, दो और है ऐसे ही, एक आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन और दूसरा आपका सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो जो सिल्वर है वो है आपका एग से रिलेटेड, वो है आपका पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, ठीक है जी, और जो सिल्वर फाइबर है ये आपका कॉटन से रिलेटेड। किया ना पहले क्वेश्चन इससे पहले कि कॉटन पहली मिल कलकत्ता में, दूसरी बॉम्बे में, पहली फेल दूसरी सक्सेसफुल, इसलिए दूसरी को पहली कहते हैं जो बॉम्बे में। तो जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू कॉटन, सिल्वर, एग एंड पोल्ट्री, गोल्डन हॉर्टिकल्चर एंड हनी, गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन। एक बात और, व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है आपका मिल्क से, ठीक है जी, और एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन,
ये रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चर से। ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर इंडिया में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है जी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उन्हीं के बर्थडे को 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, मिल्क डे 26 नवंबर को। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके पूरे वर्ल्ड में फादर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है जी? नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। कौन है जी? MS स्वामीनाथन। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये टर्म किसने दी थी? विलियम गेट ने। अलग अलग क्वेश्चन है ये कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में MS स्वामीनाथन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म है वो दी थी विलियम गेट ने। और ये जो हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क से रिलेटेड, इसका एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है जी, यह आया था 1970s में। और ये जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये आपका आया था 1966 में। ठीक है जी, तो सारे रिवॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? कौन सा इनमें से कमर्शियल बैंक नहीं है? पहली बात, कमर्शियल बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी देते हैं। काम क्या है उनका? प्रॉफिट। ठीक है जी, डिपॉजिट भी लेना, लोन भी देना। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। काम क्या है? क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल बैंक? इसका आंसर है सिडबी। सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो बना 1990 में। इसका काम है इससे रिलेटेड MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, ये जो सिडबी है वो डिपॉजिट नहीं लेता है। जब डिपॉजिट नहीं लेता है तो मैंने बोला कमर्शियल बैंक होते हैं जो डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए। सिडबी डिपॉजिट नहीं लेता है, इसलिए सिडबी इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। कब बना सिडबी? 1990 में। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनसे डील करता है। हेडक्वार्टर है इनका लखनऊ में। ठीक है जी, सिडबी का। ये थे हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के एसपी हाई कोर्ट के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।